सारांश के मंच पर आपका वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, योगी जी का आत्मरक्षा कवच का मंत्र हमेशा स्मरण रखिए तथा और लोगों को भी स्मरण कराते रहिए कि एक हैं तो सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बटेंगे तो कटेंगे, बटे तो कटे। जय श्री राम। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। दोस्तों, हमारे लोकतंत्र की एक परंपरा है कि चुनाव जब भी होते हैं तो कोई न कोई पार्टी तो हारेगी ही, लेकिन जो पार्टी हारती है वो सार्वजनिक रूप से जनता के फैसले को सिर माथे पर रखती है तथा अपनी पार्टी की हार स्वीकार करते हैं और फिर कुछ प्रॉमिसेस भी करते हैं कि हम अपनी गलतियों को विश्लेषण करेंगे, उन पर चिंतन करेंगे और उसको फिर सुधार करके आपके सामने फिर हम हाजिर होंगे। एक बात। दूसरी बात कि उसके बाद अगले 5 साल का उन लोगों के पास एक प्रोटोकॉल होता है, मैंने प्लानिंग होता है कि कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन टोटल काम उनका ये रहता है कि जनता के बीच जाना, उनसे संवाद करना, कुछ कार्यक्रम चलाना और उनका वोट या उनका मूड शिफ्ट कराना, और उसकी इस तरह से लोग फिर चुनाव जीतते हैं। लेकिन हमारे एलओपी साहब हैं, कांग्रेस की आला कमान हैं, लेकिन याद कीजिए उन्होंने क्या कभी भी अपनी कोई हार स्वीकार की है, अपने पार्टी की हार स्वीकार की है, यहाँ के जनता के फैसले का कभी अभिवादन किया है? नहीं किया। वो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि या तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के बिहाफ में इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, या तो उनको वो ब्लेम करते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करते हैं या फिर ईवीएम को करते हैं। और ख़ास बात ये है कि वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उनकी हार, उनकी पार्टी की हार इस तमाशा के पीछे छिप जाए, और ये तमाशा वो उतने ही दिनों तक जारी रखते हैं जब तक उनकी हार की घटना बनी रहती है और चर्चा में रहती है, और उसके बाद वही वो क्या रात गई बात गई वाली बात हो जाती है। तो सोचना पड़ता है कि उनका लोकतंत्र में कितना विश्वास है। ये तो हुआ एक खंड। दूसरा खंड कि हारी हुई पार्टी के सभी नेता अपने क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, और श्रीमान राहुल गांधी विदेश जाते हैं। वहाँ जाकर ये देश की पूरी निंदा करते हैं। उनके कहे अनुसार नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं। सारी संवैधानिक संस्थाएं सरकारी संस्था में परिवर्तित हो गई हैं और उनके नियंत्रण में हैं। लोकतंत्र यहाँ का सिमट रहा है, मर रहा है। इसलिए उन्होंने विदेश की धरती से शक्तिशाली और बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्राध्यक्षों का या राष्ट्रों का आह्वान किया कि आप लोग दुनिया के सबसे बड़े इस लोकतंत्र में हस्तक्षेप कीजिए और इस लोकतंत्र को बचाइए, इसको जिंदा रखिए। भाई, अगर ये राष्ट्रद्रोह नहीं है तो फिर राष्ट्रद्रोह क्या है? कुछ हम लोग जैसे आम आदमी के लिए भी
वकील साहब लोगों को, चाहे और लोगों को, मैंने कुछ सर्कुलर जारी करना चाहिए कि राष्ट्रद्रोह क्या है। नहीं, खैर उससे भी मतलब नहीं है बात। उस ये यहाँ तक पब्लिसिटी होती है, फिर आते हैं यहाँ अपना संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं और फिर विदेश जाते हैं और बार बार विदेश जाते हैं, कभी पूरी तरह गुप्त मिशन पर, कभी अमेरिका में कोई कार्यक्रम देने या वहाँ के लोगों से कुछ प्रोग्राम करने, या फिर वाइट हाउस में चुपके से मिस्टर डोनाल्ड लू से बात करने। जानकारी बिल्कुल अनसपोर्टेड इंफॉर्मेशंस के हवाले से ये मिलती है कि वहाँ के कोई मिस्टर डोनाल्ड लू हैं या कौन है, वो यहाँ आकर के इसमें टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात किया उन्होंने, और उन्होंने काफ़ी लिक्रेटिव ऑफर भी दिया, काफ़ी हैंडसम, मैंने लुभाने वाला। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने हामी नहीं भरी, वो नहीं टूटे, उनको लौट जाना पड़ा था। मतलब ये कि तमाम कोशिशें करके उसके बाद अचानक देखने को मिला कि राहुल गांधी जी पूरा कॉन्फिडेंट हो गए, कॉन्फिडेंस उनमें आ गया। और ये कॉन्फिडेंस मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद पूरा प्रचार करते रहे, चुनाव का प्रचार करते रहे कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, संविधान जो है अलमीरा में बंद कर दिया जाएगा और फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। मैं 1 मिनट यहाँ रुक करके यह स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी जिस काल्पनिक दृश्य के बारे में बोल रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो संविधान जो है सो अलमीरा में बंद कर दिया जाएगा और फिर कभी चुनाव नहीं होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि श्रीमान राहुल गांधी ये किसी काल्पनिक दृश्य का वर्णन नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने इस दृश्य को वास्तव में अपनी आंखों से देखा। यूपीए के शासनकाल में, बल्कि यहाँ से और थोड़ा पहले ले चलें, श्रीमती गांधी तो 42nd अमेंडमेंट के लिए जितनी चर्चित हैं, जितनी बदनाम हैं, जो हैं सो हैं, उन्होंने गलत तरीके से किया, जैसे भी किया, पार्लियामेंट से नहीं पास करा, जो भी किया, बट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो किया। बाद में आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन यूपीए के शासनकाल में क्या किया गया, इसको मतलब आपके संविधान का कोई वैल्यू ही नहीं था। है जहाँ तो है, रहने दीजिए। आपके संविधान के मुताबिक जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, दैट इज पीएम ऑफ इंडिया, उनको ऊपर एक लेयर बना दिया गया नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का। प्रोबेबली नाम यही था, एनएससी शॉर्ट में जाना जाता है। एंड एनएससी के चीफ जो हुई वो श्रीमती सोनिया गांधी हुई। कितना खूबसूरत अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया था विदाउट मेकिंग एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वैल्यू छोड़े हैं आप लोग। आज संविधान पॉकेट में लेकर के घूम रहे हैं, यह अलग बात है। लोगों की मेमोरी शायद बहुत कम है, या आप ये नहीं समझ रहे कि आप जो भी करेंगे वो सब फेलियर हो रहा, और बल्कि हुआ भी। अभी हाल फिलहाल में जब प्रेसिडेंट इलेक्शन में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते, और उन्होंने एक डॉज करके डिपार्टमेंट बना दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सेलेंस और समथिंग लाइक दैट, जिसका
चीफ उन्होंने बना दिया है टेस्ला कंपनी के ओनर को। उन्होंने क्या किया कि इमीडिएट यूएस एड को बंद किया, एकदम बंद फॉर 3 आवर्स। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप वो डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं कि दिस मच ऑफ अमाउंट वाज स्पेंट, यानी कुल 180 करोड़ रुपए भारत के में चुनाव को प्रभावित करने के लिए खर्च किए गए। कितना खूबसूरत उसका मादा ये था क्या भाई, तो यहाँ के जो दलित वर्ग हैं वो वोट देने नहीं जाते हैं या बहुत कम मात्रा में जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए एंड वोटर्स टर्नओवर बढ़ाने के लिए 120 करोड़ रुपए की रकम यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के चेन के थ्रू आया। मुझे पूरा सबका नाम याद नहीं है नाम पढ़ के कागज़ से बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं, एवरीथिंग इज़ देयर, आप जानते भी होंगे। बट मेरा कहना है कि ये जो कैस्केड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस, इसके थ्रू 180 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिली। और हमारे नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और अभी सरकार उनकी चल रही है। यहाँ लेकिन एक बात थोड़ा ज़रूर कहने का है कि मिस्टर क्लीन जो हैं, मिस्टर कैजुअल, जो पार्लियामेंट में भी कैजुअली टहलते हुए आ जाते हैं, द एंटायर गेटअप इज कैजुअल। सो आई मीन टू कन्वे इट टू मिस्टर कैजुअल और मिस्टर क्लीन, यूनिफॉर्म विदाउट स्पॉट। उनसे मैं थोड़ा सा रुक के 1 सेकंड के लिए रुक के बताना चाहता हूँ कि आपको मालूम है आप किससे रार ठाने हुए हैं? आपकी कोशिशों के बावजूद अगर कहा जाए तो मिनिमम रिप्लेसमेंट वैल्यू 180 करोड़ पर भी वो स्तंभ डिगा नहीं। 180 करोड़ मिनिमम रिप्लेसमेंट वैल्यू और एमआरपी पे भी वो नहीं रहा। और आप जो उनकी कीमत लगा रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो आदमी बिकाऊ नहीं है, वो आदमी बिल्कुल बिकाऊ नहीं है। आप क्यों प्रयास में लगे हुए हैं? आप बेकार कोशिश कर रहे हैं, अब आराम कीजिए। वो फरिश्ता बिकाऊ नहीं है। जय श्री राम।